बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 17 में बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के वेरियस स्टेप्स के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने पहला टेस्ट पढ़ा था, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ आर नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नोन। ठीक है, तो आज हम आपको इसी के साथ एक अटैच है पी वैल्यू का कंसेप्ट, उसको देंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर आप क्रिटिकल वैल्यूज़ नहीं बनाना चाहते सपोज, तो आप पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू से मुराद क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो पी वैल्यू को यूज़ करके भी आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यह है कि स्टेप नंबर 5 के अंदर हम पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका आपको बताना है। और प्लस हम आज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो, तो फिर हम क्या करेंगे। इसी तरह हम दो अगर हमारे पास पॉपुलेशंस हों तो उनके डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग, इसको हम करेंगे आज के लेक्चर में। और अगर टाइम हुआ तो फिर हम प्रोपोर्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट है पी वैल्यू का। ये बड़े मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं हमारे, जो इस साइड पर लोग हैं, फार्मास्यूटिकल, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो है, ये सोशल साइंसेज में जो है बड़ा क्रेज़ है ये पी वैल्यू का। तो ये पी वैल्यू क्या चीज़ है? इट इज़ बेसिकली अ स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, यानी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना शुरू कर देता है। यानी वो वैल्यू, जिस वैल्यू और उसके बाद ऑनवर्ड हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल लेते हैं कि ये एरिया, और इसमें हम अल्फ़ा के साथ बेसिकली इसको कंपेयर करते हैं। तो पी वैल्यू को डिफाइन करें तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल। तो अब मैं वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में हल किया था, जिसमें वो वैल्यू 3.54 आई थी, अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो मैं पी वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है, पी वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। पी वैल्यू मीन प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू की डेफिनेशन के द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, और अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि पी वैल्यू चूँकि राइट टेल पर थी, इससे मुराद क्या था। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट, जो कि म्यू नॉट की वैल्यू वहाँ पर 1800 थी, तो इसमें आप पी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। इट मीन्स हमने कैलकुलेटेड z क्या निकाला था, z वाज 3.54, दैट वाज 3.54। तो अब पी वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी दैट z is greater than 3.54, ये हमारी पी वैल्यू होगी। अगर सपोज हमारा H1 होता म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट, तो फिर पी वैल्यू क्या होती, z इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ लेस देन 3.34। ठीक है, z इज़ लेस देन 3.54 सॉरी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर राइट टेल है तो पी वैल्यू में z इज़ ग्रेटर देन आ जाएगा, अगर लेफ़्ट टेल है तो लेफ़्ट पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन 3.54 ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 50 फाइंड करना था, उसको हमने z में कन्वर्ट कर दिया और z से हमने एरिया टेबल को यूज़ किया था, तो बिल्कुल वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है यहाँ पर निकलेगी। तो
अब चूंकि एरिया टेबल हमें लेस एंड इक्वल की प्रोबेबिलिटी देता है, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 3.54। ठीक है, अब आप एरिया टेबल में जाकर देखें वैल्यूज कि 3.5 को कॉलम में देखें, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, और 0.04 को उस ऊपर वाली रो में देखें और इसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तलाश करें। ठीक है, तो देखें क्या वैल्यू आती है। तो मैं इस एरिया टेबल को जो मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने और आई थिंक आपको समझ आ जाएगी। तो इस एरिया टेबल में अगर मैं वैल्यू को देखूँ 3.54, तो 3.4 तक इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और 3.4 के ऊपर ये वैल्यू तकरीबन आ रही है 0.999, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 0.999। ठीक है, तो अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.000 और 1, तो ये हमारी पी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी, पी वैल्यू। कैसे आई, टेबल वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने इसको निकाला। और अब आप देख सकते हो कि इसमें वैल्यू क्या है, 0.001, तो ये मिनिमम हमारा क्या, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपने कैसे पता चलेगा कि अब कंपैरिजन हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी पी वैल्यू जो है, इफ p value is less than alpha, if p value is less than alpha, less and equal कर ले, तो then reject h naught। ठीक है, अगर p वैल्यू अल्फा के बराबर या उससे लेस हो तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दें, और अगर p वैल्यू, इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, तो क्या करो, एक्सेप्ट कर लो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आपको समझ आ गया इसमें कि इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर वो अल्फ़ा से बड़ी होगी, सपोज यहाँ पर अल्फ़ा पी वैल्यू आ जाती है 0.06 या 0.05, तो चूँकि हमारा यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, 0.01 था, तो 0.055 जो है पी वैल्यू वो 0.01 से बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है, इसका मतलब क्या होता कि एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब आप देख लें, अब आपने दोनों तरीक़ों से हाइपोथेसिस को चेक कर लिया कि वहाँ पर हमने टेबुलेटेड वैल्यू निकाली थी 2.58 और उसको हमने फिगर बना के वहाँ पे भी आपको बताया था कि हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हुआ था। अब यहाँ पे हमने उसकी पी वैल्यू निकाली, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू से भी हमें पता चला कि हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, बिकॉज पी वैल्यू 0.001 इज़ लेस देन अल्फ़ा, लेस देन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, 0.01, तो ये मोर लेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब अजीज़ तलबा, ये तो थी राइट टेल या लेफ़्ट टेल के लिए पी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर टू टेल टेस्ट हो तो उसमें पी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर टू टेल टेस्ट हो तो पी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास जी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 1.01 आती है। सपोज हमारे पास जी की कैलकुलेटेड 1.01 आती है और हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये इस तरह का है, एच नॉट क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है। ठीक है, अब जाहिर बात है म्यू नॉट की कोई वैल्यू होगी ना, और ये है म्यू नॉट H1, इट मीन्स टू टेल टेस्ट है। अब पी वैल्यू कैसे आएगी, तो पी वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स
probability that z is less than 1.01, ठीक है। या आप इसको मैं यूं कह सकता था कि probability that z is less than 1.01 plus probability that z is greater than 1.01। ये बेसिकली probability थी। चूंकि probability एरिया दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसको आप 2 टाइम्स एक तरफ फाइंड कर लें। तो अब आप इसको ये लेस देन जब यूज़ करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, और जब ग्रेटर यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा लाजमी। एक्सक्यूज मी। तो अब आप एरिया टेबल में देखें, चाहे तो इसको यूज़ कर लें, लेस करना है तो साथ यहाँ पर नेगेटिव लाजमी आना चाहिए। अगर आप इसको यूँ कर सकते हैं, दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर दैन 1.01। तो ये आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, इट्स ऑल राइट, दोनों सेम है। तो अब मैं एरिया टेबल में जाकर इस वैल्यू को देखता हूँ कि इस वैल्यू के ऊपर वैल्यू क्या आती है। z इज़ लेस देन 1.01, तो 1.0 और 1 तो 0.8438, 0.8438। तो आप टेबल वैल्यू को यूज़ करें और देखें कि क्या वैल्यू आती है। तो मैं यहाँ पे आप देख लें, दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स। अब एरिया टेबल में देखें तो वैल्यू z इज़ लेस दैन -1.01 देखें तो ये 0.1562 ये आ रही है, ठीक है। तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3126 3124, तो ये वैल्यू आती है पी वैल्यू जी। अब आपको समझ आ चुका होगा कि पी वैल्यू जो है वो z इज़ लेस देन -1.01 और दिस इज़ आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन 1.01। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन 1.01 है तो इसको हमें एरिया टेबल हमें वैल्यू नहीं देता, तो हमें हमेशा लेस की प्रोबेबिलिटी देता है, तो उसको हमें 1 में से लेस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको इसी जो मैं इसको डबल टिक कर रहा हूँ इसको आप यूज़ करें 2 टेल के लिए। लेफ़्ट टेल पर ही देख लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पी वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उस पॉइंट से, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, अगर आप इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ मैं, ये सपोज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है इसका, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, नॉट इक्वल है, इट मीन्स कि या सपोज ये अल्फ़ा था और ये वैल्यू आर थी हमारी, अगर ये नॉट इक्वल हो और अल्फ़ा अगर ये सपोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 था, अगर अल्फ़ा क्या हो 0.05 हो तो 0.025 इस तरफ है और 0.025 इस तरफ है, और ये वैल्यू क्या आती है 1.96 विद नेगेटिव साइन और विद पॉजिटिव साइन ये आती है। अब आपकी जो पी वैल्यू आई है दैट इज़ 0.1562, इसका मतलब है कि ये कहीं यहाँ पर लाई करेगी, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 0.1562, यानी यहाँ से लेकर ऑनवर्ड ये सारा जो है वो क्या है 0. इसी तरह यहाँ से लेकर ऑनवर्ड सारा क्या है 0.1562, ठीक है। तो ये हमारी पी वैल्यू है। अब आप देखिए कि पी वैल्यू बड़ी है अल्फ़ा से, अगर पी वैल्यू बड़ी हो अल्फ़ा से तो हाइपोथेसिस क्या होता है जी,
हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो अब आप इस पॉइंट को देखिए, अगर z ये होता और अल्फ़ा होता 0.05, तो अब आप देखिए वैसे भी हमारा हाइपोथेसिस क्या था 1.96 से और 1.196 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है 1.01, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। अब आपने पी वैल्यू के ज़रिए भी देखा कि टू टेल के ऊपर, पी वैल्यू के ऊपर आपने देखा, तो वहाँ पे भी हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी पी वैल्यू, इसका कंसेप्ट देना था। तो पी वैल्यू हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बयान कर दी कि पी वैल्यू इज एरिया टू द राइट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू, एरिया टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू क्या है, एरिया टू द राइट और लेफ्ट। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेफ्ट टेल बन रही है, H1 जो है वो लेफ्ट टेल शो कर रहा है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी उसके लेफ्ट साइड पर जो एरिया है उसको वो पी वैल्यू कहलाएगी। अगर आपका H1 जो है वो ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि राइट साइड पर जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू, उसके राइट साइड पे जो टेल बन रही है उसमें जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, पी वैल्यू। यानी एरिया टू द राइट ऑफ द, एरिया टू द राइट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक, एरिया टू द राइट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड पी वैल्यू। अगर H1 म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट हो, एरिया टू द राइट ऑफ द calculated value of the test statistic is called p value for the right tail, or area to the left of the calculated value of the test statistic is called p value for left tail। ठीक है, अगर आपका H1 जो है वो लेफ्ट टेल हो। तो अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पी वैल्यू तो आप किसी भी टेस्ट में मालूम कर सकते हैं, आप एरिया टेबल यूज़ करके जहाँ पे जी लगा होगा वहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। टू टेल के लिए मैंने आपको बता दिया, वन टेल के लिए भी आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं अजीज़ तलबा। उसमें देखें कि हमारे पास क्या चीज़ आती है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये हमारा दूसरा टेस्ट है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस about mean of population or when sigma is unknown challenge। ठीक है, अब आपने और सैंपल लार्ज n इज ग्रेटर देन 30, ये दो कंडीशन है जी, ये दूसरा टेस्ट है हमारा। ठीक है, यानी अगर आपके पास सैंपल साइज जो हो वो ग्रेटर देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो, तो फिर आप कैसे टेस्ट करोगे हाइपोथेसिस लगाते वक्त, उसमें कौन कौन सी चीज़ देखोगे, कहाँ पर चेंज आएगी, उसमें आप देख लें। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस, ये ES कर लें एज अंडर। ठीक है जी, तो पहला स्टेप है कि H0 बनाएंगे, चूँकि हम मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो म्यू नॉट, अदर प्रोपोर्शन की टेस्टिंग होगी तो P इज इक्वल टू P नॉट, वो नेक्स्ट हम करेंगे। तो अदर ये टू टेल टेस्ट है म्यू नॉट, या ये बन सकता है म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट, ये वन टेल के लिए। ठीक है, ये आपको आइडिया हो चुका। दूसरा स्टेप वही है, अल्फ़ा वही 0.05 ले लेते हैं, अगर हमें ना गिवन हो तो वही चूज़, अगर गिवन है तो जो भी गिवन है उसको आप ले लें। तीसरे स्टेप में यस, यहाँ पे चेंज आएगी, द टेस्ट
The test statistics to be used is जी, तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट लिख लें क्योंकि अंडर एच नॉट है ये हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा s ओवर अंडर रूट n, ठीक है। और इट आल्सो फॉलोज नॉर्मल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है ये भी। अच्छा, अब आपके पास जब सिग्मा अननोन होगा तो आपने इस पॉइंट के ऊपर s को यूज कर लेना, ये जो पॉइंट है क्या यूज कर लेना, s। व्हाट इज s? दिस इज अ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैंपल। अगर मैं s का फार्मूला लिखूं, वेयर s क्या है, दिस इज समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और इसका सारे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज अवर s स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैंपल। तो आप इट मींस अगर हमारा सैंपल जो है वो ग्रेटर देन 30 हो, ये बात अब जोर इस बात पर है कि द सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन 30, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो वी यूज s इन प्लेस ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। उसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, s यूज कर लेते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम है इस तलबा। जी टेस्ट लग गया, कैलकुलेटेड वैल्यू, उसी तरह आपने स्टेप नंबर 4 में इसको कंप्यूट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने क्रिटिकल रीजन बयान करना है, वो वैसे ही है जैसे इससे पहले आप करते रहे हो, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 के अंदर कंक्लूजन है, वो भी उसी तरह ही कंक्लूड करते हैं हम। अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो है उसमें लाई करती हो एक्सेप्टेंस रीजन में तो एक्सेप्ट इट, अदरवाइज रिजेक्ट इट। और साथ साथ आप अगर चाहें तो पी वैल्यू का कंसेप्ट भी दे सकते हैं, पी वैल्यू के ज़रिए भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके साथ अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाते हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है। यानी इससे पहले हमने सिर्फ सिंगल पॉपुलेशन को हैंडल किया, इससे पहले हमने सिंगल पॉपुलेशन को हैंडल किया और उसके मीन के एनी असाइंड वैल्यू की टेस्टिंग की। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं द एवरेज ऑफ टू पॉपुलेशन इज सेम, यानी हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। और वही सेम केस है जो हमने स्टार्ट किया था, जो पहला टेस्ट बना था हमारा, वही केस यहाँ पर है, दैट इज ये हमारा थर्ड टेस्ट है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस about difference between means। और साथ इसमें ले देता हूं when sigma 1 and sigma 2 are known। when sigma 1 and sigma 2 are known, अगर हमें ये पता हो तो फिर हम कैसे टेस्ट लगाएंगे। अब हमें टेस्टिंग में क्या है यहाँ पर, अब हमने जी दो सैंपल ड्रा किए, एक का साइज़ n1 था, दूसरे का साइज़ n2 था, दो पॉपुलेशंस हैं। एक पहली पॉपुलेशन है उसका मीन जो है वो μ1 है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा 1 है। एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसका मीन μ2 है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, सिग्मा 2, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है कि μ1 इज इक्वल टू μ2। तो ये आप अगर बुक में देखते हैं तो इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप उस पर देख लीजिएगा जी। 10.7.4 अब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, दोनों अपनी पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए गए,
ठीक है। अब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि μ1 इज इक्वल टू μ2। तो 10.7.4 सेक्शन नंबर 10.7.4 है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। तो इसको मैं अब कर रहा हूँ। तो हमारे पास देखें इसमें क्या है जी। तो सबसे पहला स्टेप आपने लिखना होता है कि आप हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हो। एच नॉट है कि μ1 इज इक्वल टू μ2। भाई पहली पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन ऑन एवरेज सेम है और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो ये टू टेल टेस्ट हो जाएगा। और वन टेल और क्या बन सकता है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और ये भी बन सकता है अल्टरनेटिव कि μ1 इज लेस देन μ2। ठीक है, यानी एक चीज़ दूसरे से बेटर है, पहली वाली दूसरे से बेटर है या दूसरी वाली पहले से बेटर है। तो ये है हमारा वन टेल और टू टेल का कंसेप्ट है। अब हाइपोथेसिस क्यों बना, बिकॉज वी आर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। हम दो टीचिंग मेथड को देखना चाहते हैं सपोज। तो हम क्या करेंगे, हम एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है, एक टीचर दूसरे क्लास में पढ़ा रहा है। सपोज हम देखना चाहते हैं कौन सा अच्छा पढ़ा रहा है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो हमने क्या किया, आपने एक टीचर ने लेक्चर दिया, उसके बाद ठीक है चले गए साहब, अब दूसरे टीचर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने लेक्चर दिया और वो चले गए। अब हमने एक टेस्ट कॉमन बनाया और दोनों क्लासेस को दे दिया। ठीक है, एक टेस्ट बनाया और दोनों क्लासेस में उसको तकसीम किया। सपोज एक में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दूसरे में 12 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सैम्पल साइज सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम इस सैम्पल की बुनियाद पर यह फैसला करेंगे कि इनका टीचिंग मेथड इज़, क्या वो साहब जो ए क्लास में थे वो ज़्यादा बेहतर है या जो बी में पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी चीज़ हम देख सकते हैं कि जी, या ये देख सकते हैं जी दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल, यानी दोनों का पढ़ाने का अंदाज सेम है। μ1 इज इक्वल टू μ2, ऑन एवरेज उन बच्चों के रिजल्ट्स क्या आए, सेम आए। तो हम ये भी देख सकते हैं हाइपोथेसिस में कि ऑन एवरेज जो है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशंस। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जी ए जो है वो बेटर था बी से, टीचर ए वाज बेटर, जो ए सेक्शन को पढ़ा रहा था दैट इज़ बेटर दैन सेक्शन बी। इसको हम क्या कहेंगे, सपोज μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2, इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बन जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि टेस्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे, उसकी जो मार्क्स आएंगे उस सब्जेक्ट में, उन मार्क्स का हमारे पास डाटा आ जाएगा। उस डाटा में से हम उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं आगे। तो अब आप देखें कि H नॉट जो है मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 2 वही है जो ऑलरेडी वी नो दैट कि अल्फ़ा को डिफाइन करें या वी चूज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। यस, स्टेप नंबर 3 में अब चेंज आएगी, द टेस्ट स्टेटिस्टिक बदल जाएगी। The test statistic to be used is तो Z ही लगेगा क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन हो ऑलवेज यूज Z टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाए, अब 2 है तो पहले था x बार खाली माइनस, अब यहाँ पर x बार 1 माइनस x बार 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो हाइपोथेसिस मैंने स्टार्ट में लिखा है μ1 इज इक्वल टू μ2, इस हाइपोथेसिस को मैं यूँ भी लिख सकता था। ये देखें μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। तो वही चीज़ है, μ1 इज इक्वल टू μ2। इसी तरह μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये टू असाइंड वैल्यू भी हो सकती है। सपोज आपको ये भी कहा जा सकता है, एच नॉट ये भी बना सकता है वो कि μ1 माइनस μ2 का जो डिफरेंस है वो 1 है, या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, उसको आप टेस्ट करें। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पर आप देखिए ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बनती है, यहाँ पर आता है μ1 माइनस μ2 और इसके डिवाइज़र में आ जाता है यहाँ पर दैट इज़ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस
सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर एन 2। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो μ1 माइनस μ2 है, जब ये हाइपोथेसिस हो रहा है जिस वक्त अब नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब आप लिखें या ना लिखें वो बराबर है, लेकिन अगर आपको H0 में वो ये मेंशन कर दे इस बात को कि जी दोनों पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है उसको 5 है, वो उस चीज़ को टेस्ट करें, तो यहाँ पर आप μ1 माइनस μ2 की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और इट फॉलोज नॉर्मल विद 0 एंड 1, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करता है। क्यों कि इस z का अगर मीन लेंगे तो वो 0 आएगा, इसका अगर आप वेरियंस लेंगे z वेरियंस ऑफ z निकालेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो ये अजीज तलबा ये टेस्ट स्टेटिस्टिक में चेंज आ जाएगी। अब दो पॉपुलेशन थी तो हाइपोथेसिस में क्या चेंज आई, और तीसरे स्टेप में z में चेंज आ गई। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो इससे पहले आप कर चुके हो। स्टेप नंबर 4 के अंदर कंप्यूटेशन आएगी, स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन होगी, स्टेप नंबर 5 के अंदर थ्योरेटिकल रीजन होगा। वो वही है जो इससे पहले हमने जो 2 टेस्ट पढ़े हैं, जो हमने z को थ्योरेटिकल रीजन यूज़ किया, जैसे था कि z इज़ लेस दैन z अल्फा बाई 2 और z इज़ ग्रेटर दैन z अल्फा बाई 2 फॉर 2 टेल टेस्ट, और z इज़ लेस दैन z अल्फा और फॉर 1 टेल टेस्ट, और ये भी हो सकता है z इज़ ग्रेटर दैन z अल्फा। जब मैं लेस की बात करूँ ना तो साथ माइनस का निशान लाजमी लगाइएगा, और z इज़ ग्रेटर दैन z अल्फा विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो वो 1 टेल के लिए तो बैन ही इसी तरह के ये इंटरवल्स जो हैं इसके थ्योरेटिकल रीजन्स वो इस टेस्ट में होंगे। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं जिसमें इस चीज़ की एप्लीकेशन होगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 3 के बारे में डिफरेंस बिटवीन मीन्स की बात होगी। ठीक है अजीज तलबा, जो इससे पहले टेस्ट नंबर 2 हमने पढ़ा, उसमें आप एप्लीकेशन अगर देखें तो एक्सरसाइज में 10.2 तो देखें, 10.3 तो देखें, तो वो उसकी एप्लीकेशन है। सिंपली सिग्मा जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, तो वहाँ पर उसने एस को यूज़ कर लिया, बस उसमें और कोई चेंज नहीं है। फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आई, सिग्मा की जगह पर एस आ गया। ठीक है, अब हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स की बात जब करेंगे तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं देखता हूँ। तो अब एक्सरसाइज के ऊपर अगर आप आए, ठीक है, तो देखें इसमें क्या है जी। 10.6 से ये शुरू हो रहे हैं, 10.6 इस बुक में से क्वेश्चन नंबर 10.6 से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कहता हूँ आज क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, सुनिए ज़रा। A simple sample of heights of 6400 Englishmen has a mean of 67.85। ठीक है, यानी एक सैंपल लिया जाए, उसकी हाइट्स ऑफ 64 इंग्लिशमैन है और उनका जो मीन आया वो 67.85 इंचेस एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.56 इंचेस। ठीक है, अब आप सैंपल देखिए कितना बड़ा है, 6400 का सैंपल है और उसका मीन क्या है, एक्स बार 1 क्या है, ठीक है, दैट इज 67.85 और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, 2.56। आगे चले। वाइल अ सिंपल सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 1600 ऑस्ट्रेलियंस हैज़ अ मीन ऑफ 68.55। तो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनका 1600 का सैंपल लिया गया, उनकी एवरेज हाइट जो नोट की गई दैट वाज 68.55। तो ये 2 ग्रुप है और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन इज 2.52। डू द डाटा इंडिकेट दैट द ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन। तो अगर मैं इंग्लिशमैन को μ1 लेता हूँ और μ2 लेता हूँ ऑस्ट्रेलियन को, इससे मुराद क्या है, आपको हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है जी। यस, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 या μ1 इज लेस देन μ2, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। ठीक है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो अब इसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, इसका हाइपोथेसिस बनाते हैं। कहता है इसमें
टॉलर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो साथ अपनी रीजंस भी दो तो ये चीज़ आपने क्यों बनाई। तो 10.6 सबसे पहले इसका हाइपोथेसिस बनाएं। .6 है और इसका हाइपोथेसिस हमने बनाया भाई μ1 इज इक्वल टू μ2, दोनों की हाइट्स क्या है, सेम है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, इट मीन ऑस्ट्रेलियंस are on average greater than Englishmen। ठीक है, इससे मुराद ये है, मैंने आप μ1 वाली साइड पे ऑस्ट्रेलियंस को ले लिया, μ1 और μ2 मैंने इंग्लिश मैन को डिनोट कर दिया। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू विद योर कन्वीनियंस, आप इसको ले सकते हो। स्टेप नंबर 2 के अंदर देखें कि अल्फ़ा गिवन है या नहीं। जी अल्फ़ा क्या है इसमें, अल्फ़ा आई थिंक नहीं दिया हुआ, तो वी कैन चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो यहां पर आप लिखते हैं नहीं दिया हुआ तो चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। आप 0.01 भी ले सकते हैं इफ यू वांट। तो द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज जी, तो जी लगेगा चूंकि सैंपल साइजेस बड़े हैं, n1 n2 ग्रेटर देन 30 हैं और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है, लेकिन सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन नोन है, तो हम उस सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे जैसा कि हमने टेस्ट नंबर 2 में किया था। तो ये आ जाएगा x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 और डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 एंड इट फॉलोज नॉर्मल विद 0 एंड 1। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें और z की वैल्यू निकालें। तो x⁻1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी, दैट वाज 68.55 and the other one was 67.85 divided by, तो ये थी 2.8 वैल्यू थी 2.52। अब चूंकि स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ था तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, s1 स्क्वायर और नीचे n1 दैट वाज 1600 प्लस 2.56 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 सॉरी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 6400। ठीक है जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 9.9। इसको सिंप्लीफाई करने से बाद वैल्यू क्या आती है, 9.9। जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 5 जिसमें हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, तो लिखते हैं क्रिटिकल रीजन क्या है, वन टेल है, तो अगर राइट टेल है या लेफ्ट टेल है आपको कैसे पता चलेगा, h1 को देखकर। तो ये राइट टेल है, z इज ग्रेटर देन z अल्फा, z इज ग्रेटर देन z अल्फा, और इसको मैं अब अल्फा की वैल्यू पुट करूं तो ये बनेगा z इज 0.05। ठीक है, और
इसको मैं यूं लिख सकता हूँ z इज ग्रेटर देन 1.645। तो ये मैंने टेबल वैल्यू कर दी, तो ये फाइनल लिख सकता हूँ मैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यही लिखते हैं कि z इज ग्रेटर देन 1.645। ज़रूरत नहीं है कि उसको भी लिखें आप साथ, जो मैंने स्टेप लिखे हैं, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए कि ये कैसे बना, 1.645 कैसे आया। और ये जो z इज ग्रेटर देन 1.645 है, इससे मुराद क्या है कि ये हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का तरीका है कि इस तरह हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू 1.645 से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। स्टेप नंबर 6, कंक्लूजन। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू of z is equal to 9.9 lies in the rejection region या 3D का रीजन जो भी कह लें, therefore we reject H naught and conclude that the Australians are on average taller than the Englishmen. The Australians are on average taller than द इंग्लिशमैन। तो यही उसने कहा था, कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो ये मैंने रिजल्ट के ऊपर कमेंट भी कर दिया कि हमने इस चीज़ में से क्या हस किया। द ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन एवरेज taller than Englishmen। तो ये हमने हाइपोथेसिस इसमें से फाइनल रिजल्ट पर निकाल लिया। ठीक है, आई थिंक इसमें आपने कुछ लर्न किया होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो फिर हम सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक टेस्ट है जिसमें हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट, ये हमारा 4th में आता है। Testing the hypothesis about population proportion। That is small p। population proportion को हम small p से साथ करते हैं, डिनोट करते हैं हम। तो इसमें इसी तरह पहला स्टेप क्या होता है, मैं आप सिर्फ स्टेप्स लिख देता हूँ आपको, आप थिंक आपको समझ आ जाएगी। P इज इक्वल टू पी नॉट, कि मैं प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट इज 30%। सपोज अगर मैं ये कहता हूँ, इस चीज़ को टेस्ट करें आप, तो आप क्या करेंगे, तो P इज इक्वल टू 30% यानी 0.30 आप लिख देंगे। यहाँ पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.30। इसी तरह H1 क्या होगा, P इज नॉट इक्वल टू पॉइंट P नॉट, और ये टू टेल के लिए ये भी बन सकता है कि P इज ग्रेटर देन P नॉट और P इज लेस देन P नॉट। तो ये सारे वही जैसे हमने स्टार्ट में किया था उसी तरह के हाइपोथेसिस बनेंगे। अल्फा उसी तरह 0.05 आप चूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है, द टेस्ट स्टेटिस्टिक। to be used is
तो वो आप बता सकते हैं z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x बार के जवाब पर p हैट आ चुका है, p हैट और p इज इक्वल टू p नॉट, तो म्यू नॉट की जवाब p नॉट आ गया, और ये इसका स्टैंडर्ड एरर होता है, दैट इज p q ओवर n होता है। तो यहाँ पे मैं नॉट लगा रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यू है ओवर n, और ये भी नॉर्मल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, वेयर Q नॉट किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट। ठीक है, ये इसके इक्वल है जी। तो Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट, और ये आप फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप प्रोपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जी का फार्मूला क्या है। तो एक्स बार था, जैसे हमने स्टार्ट में आपको बताया था, शुरू में आपने पढ़ा था पहले लेक्चर्स में। अब यहाँ पर आपको पी हैट का फार्मूला भी बता दें, तो व्हाट इज पी हैट? पी हैट ये पी को एस्टिमेट करता है, सैंपल में से इसको निकालते हैं, एक्स ओवर एन, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा है। और n आपको ऑलरेडी पता है, सैंपल साइज है। अगर मैं यहाँ पर स्मोकर्स की टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो अब हमने देखा कि हमने सैंपल लिया, बेबी 100 था, और उसमें हमने देखा कि 40 स्मोकर थे, तो ये जो x होगा दैट विल बी 40, और हमारा सैंपल कितना है? 100। समझ आ गया इसका? x किस चीज़ को शो कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस। हमारी सक्सेस किस में? स्मोकर ढूंढने में, उस सैंपल के अंदर। ठीक है, ये प्रोपोर्शन हम किसी और तरफ भी लेके जा सकते हैं, एक्स किसी और चीज़ की नुमाइंदगी भी कर सकता है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसमें सक्सेस आपको पूछ लेगा, आपको पता ही होगी कि आपकी सक्सेस इसमें हो रही है, तो वो एक्स है। तो वहाँ से हम पी हैट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सैंपल स्टैटिस्टिक है पी हैट, जैसा कि मैंने शुरू में बात किया था कि एक्स बार इज अ स्टैटिस्टिक, पी हैट इज अ स्टैटिस्टिक। इसी तरह एस, स्मॉल एस या कैपिटल एस इज अ स्टैटिस्टिक। तो ये पी हैट किसको एस्टिमेट करता है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करता है। ठीक है, पी हैट किसको एस्टिमेट करता है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को। अब आप इसको फार्मूलेट हो जाए नशीन ताले, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। जी टेस्ट आपने लगाना है, और जी टेस्ट में चेंज क्या आ गई, वहाँ पर पी हैट माइनस पी नॉट आ गया, और पी नॉट की वैल्यू असाइंड होगी, वो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर कि आप ये थ्योरी को टेस्ट करें कि आया जो प्रोपोर्शन ऑफ, सपोज एक आदमी मैनुफैक्चर कर रहा है सिरिंजेस, ठीक है, एक फैक्ट्री में वो तैयार हो रहा है माल जिसमें डिफरेंट सिरिंजेस तैयार होते हैं, और वो कहता है कि ये प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव सिरिंजेस इज 0.01, तो इट मींस हमारी पी नॉट की वैल्यू क्या है? 0.01। अब हमने इस थ्योरी को टेस्ट करना है, तो हमने 100 का या 1000 का सैंपल ले लिया, और लेने के बाद उसमें से देखे कि कितने ऐसे थे जो डिफेक्टिव थे। ठीक है, किसी के वो निब ख़राब थी, या आगे से वो कुछ प्लास्टिक में मसला था, जो डिफेक्टिव थे वो कितने थे। सपोज 1000 के अंदर वो 10 निकलते हैं, तो अब हमारा पी हैट क्या होगा? 10/1000। हमारी सक्सेस किस में? डिफेक्टिव आइटम ढूंढने में सक्सेस हो रही है। तो एक्स क्या है? 10, और एन क्या है? 1000। तो एक्स ओवर एन, इट मीन्स हमारे पास जो पी हैट की वैल्यू है दैट विल बिकम 0.001, 10/1000। ठीक है, तो उसके बाद आपको और क्या चाहिए? पी नॉट ऑलरेडी नोन है, एन ऑलरेडी पता है, तो जी की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद बाकी स्टेप सारे वही हैं जो ऑलरेडी आप यूज़ करते हो। ठीक है जी, आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट इसी के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन को भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, कि हाउ if you want to test the equality between two proportions. Suppose मैं देखना चाहता हूँ proportion of smokers in men and women are same. तो अब इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैंने एक 100 का सैंपल ले लिया पॉपुलेशन में से, ठीक है, और उसमें स्मोकर्स देखे कितने हैं। इसी तरह मैंने एक वुमेन में से 100 का या 200 का या 150 का सैंपल ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने देखा कितने स्मोकर्स हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया? P1 और P2 दो हमारे पास पॉपुलेशंस हैं, उनके प्रोपोर्शंस हैं। अब हम देखना चाहते हैं इक्वलिटी बिटवीन प्रोपोर्शंस,
ठीक है, कि हम देखना चाहते हैं, थ्योरी टेस्ट करना चाहते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन मेन एंड वुमेन आर सेम, भाई औरतें और मर्द सेम तरीके से सिगरेट पीती हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, सेम है। इस थ्योरी को हम कैसे टेस्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें काफ़ी कुछ आपने आज लर्न किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो जब अगर उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर n जो लेस देन 30 हो, सैंपल साइज लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो। अब दो चीज़ें आप जहन में रख लें, एक क्या कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन और सैंपल साइज इज लेस देन 30, तो फिर हम क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।